नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज पुनः से हम लोग जो करंट अफेयर्स कर रहे थे, यानी कि मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पीसीएस के एग्जाम के पहले हम लोग जो मासिक करंट अफेयर्स है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं हर मंथ के 25 प्लस जो है आपकी जो न्यूज होती हैं, अप्रॉक्स 25 क्या 30 प्लस आप मान के चलिए कि जो महत्वपूर्ण न्यूज होती हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के ये हमारे वीडियोस हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप न सिर्फ ये वीडियो देखेंगे बल्कि जो मॉर्निंग वाला वीडियो आता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, उसको भी आप देखेंगे। हालांकि क्लास शुरू होने से पहले आपके लिए सोचना है। सोचना क्या है कि अगर आपका टारगेट अल्टीमेटली अगले वर्ष का एग्जाम आरओ का है और अभ्युदय बैच के नाम से जो हमारा बैच चल रहा है, आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए आप हमें हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और यहां पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला ही टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले यूपी के बजट के इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। यह पहला टॉपिक आज का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपसे अपेक्षा मैं करता हूं कि हर एक पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। अक्सर आपके एग्जाम में यूपी बजट और जो केंद्र का बजट होता है और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उस पर प्रश्न बनता है। ठीक है, तो सेंटर का बजट भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम यूपी का बजट करेंगे। और यूपी के बजट में और सेंट्रल के बजट में एक प्रश्न अक्सर पूछता है आप एग्जाम में कि इस वर्ष का या कोई जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, उसमें बजट कुल कितना आवंटित जो राशि है वो कितना था। तो ये यहां पर बजट का कुल आकार, यानी कि जो फंडिंग टोटल की गई है इस बजट में, ये यहां पर आपके सामने मेंशन है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस आंकड़े को, और इसको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में अगर इस वर्ष यानी कि 25-26 का जो बजट है, इस 25-26 बजट की अगर बात करेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि दर्ज की गई है इस बार के बजट में 25-26 में। यानी कि अगर हम बात करेंगे 24-25 के बजट की, तो 24-25 के बजट के कंपैरिजन में 25-26 के बजट में 9.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली अपने आप में। यानी कि इस बार बजट का आकार क्या है, काफी बड़ा है। पूंजीगत व्यय जो है उसका जो प्रतिशत है वो 20.5% है। उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 के अनुसार 45.9 है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जिस फैक्ट पर मैं इंपॉर्टेंट लगा दूंगा उसको आपको जरूर करना है, ध्यान रखिएगा एनी हाउ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट का इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किन क्षेत्रों में कार्य योजनाएं लागू की गई हैं? तो जैसे कि आपका कृषि हो गया, बुनियादी ढांचा हो गया, आईटी सेक्टर है, हेल्थ, एजुकेशन, आपका टूरिज्म एंड आपका जो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो है निवेश आदि में जो है विकास किया गया है। बुनियादी ढांचा और शहरी विकास की अगर हम बात करेंगे इस बजट में, तो नए एक्सप्रेसवे कुल कितने बनाए जाएंगे? 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे बॉस, ध्यान रखिएगा। और एक नया क्वेश्चन, देश का पहला डिजिटल हाईवे कहां से कहां तक बनाया जाएगा? अगर आप में से किसी को पता है तो जल्दी से बताइएगा। क्या मैंने प्रश्न पूछा? देश का पहला डिजिटल हाईवे। ठीक है, देश का पहला डिजिटल हाईवे बताइए बॉस, कहां पर बन रहा है ये? अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा कहां पर बनेगा। देश का है या उत्तर प्रदेश का पहला है? एनी आइडिया? खैर, आई थिंक देश का ही पहला डिजिटल हाईवे है। ये एक्चुअली में बनाया जाएगा आपका। अगर पहले आप में से किसी को पता है तो प्लीज एक बार जरा कमेंट मुझे कर दो कि हां आपको पता है। अगर नहीं पता तो फिर मैं बताऊंगा कि कहां पर देश का पहला डिजिटल हाईवे बनाया जा रहा है और डिजिटल हाईवे में क्या कुछ खास खूबी रही है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली बनाया जा रहा है आपका बाराबंकी से लेकर के, बाराबंकी जो है आपका वहां से लेकर के बहराइच तक। ठीक है, बहराइच तक ये हाईवे जो बनेगा ये डिजिटल हाईवे होगा। डिजिटल हाईवे मतलब क्या होगा कि इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी, वाईफाई की कनेक्टिविटी, हर जगह पर सेंसर और बहुत सारी चीजें जो है आपको यहां पर सुख सुविधाओं से लैस मिलेगी। यानी कि डिजिटलाइज होगा। 24 आवर आपकी लाइट की सुविधा, बढ़िया पूरे रास्ते में लाइट की जगमगाहट, इंटरनेट की भरपूर सुविधा, जगह जगह पर आपके जो है अन्य चीजें जो स्वास्थ्य संबंधी है वो सब चीजें सारी कराई जाएंगी। लगभग 100 किलोमीटर का, ये 101 किलोमीटर के अप्रॉक्स का जो है ये पूरा का पूरा जो है रहेगा। 2 चरणों में इसको बनाया जाएगा। पहले चरण में बाराबंकी से जरवल और फिर दूसरे चरण में जरवल से लेकर के जो है आपका बहराइच तक का। इस हाईवे के बनाए जाने से नेपाल की कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी और इसके अलावा
अगर आप देखेंगे तो बहराइच होते हुए आप जो है गोंडा, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे एरिया को आप कवर कर पाएंगे। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है कदम माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो अभी लेकिन यूपी में ये 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये वाला पॉइंट भी आप इधर याद रखिएगा। बुनियादी ढांचे यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके विकास के लिए आवंटित जो कुल बजट है उसका जो परसेंट है वो 22% है। ध्यान रखिएगा। कितने नगर निकाय को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा भाई बॉस, ये भी बड़ी बात है। यूपी में 58 नगर निकाय को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो बजट अभी हाल ही में यानी कि 25-26 में पास किया उसके अंतर्गत। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए आवंटित कुल धनराशि कितनी है? 400 करोड़ रुपए है। यह भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। हो सकता है कि यह पॉइंट भी आप एग्जाम में क्या कर ले, पूछ ले आपसे। ओके, चलिए। हरित सड़क अवसंरचना विकास के लिए आवंटित कुल धनराशि कितनी है? 800 करोड़ रुपए है। कान्हा गौशाला एवं आवारा पशु आश्रय स्थलों के लिए आवंटित की गई कुल धनराशि कितनी? 450 करोड़ रुपए है। नई शहरी बुनियादी ढांचा सेवाओं के लिए आवंटित कुल धनराशि कितनी है? 50 करोड़ रुपए है। यह भी पॉइंट आपको याद रखनी है। परिवहन कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो आप जानते हो कि सरकार इलेक्ट्रिक बसों आदि के लिए लगातार प्रयास करी ताकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा मजबूत हो, बजाय कि हम जो हमारे अन्य जो स्रोत हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे। ठीक है, तो मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों की खरीदने के लिए कुल आवंटित जो धनराशि वो 100 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसके अलावा सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर ग्राम जोड़ो योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन के लिए कुल आवंटित जो धनराशि कितनी है वो 50 करोड़ रुपए है। तो ये डेटा है, कई बार धनराशियों पर प्रश्न बनते हैं जो कि आप एग्जाम के जरूरी होते हैं। शिक्षा और कौशल विकास की बात करें इस बजट में तो कुल बजट कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया, यानी कि एजुकेशन के लिए बजट में कुल कितना फंडिंग दिया गया है? तो 13% है। और ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते होंगे शिक्षा शास्त्र 2 ऐसे मुद्दे हैं जहां पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो एजुकेशन के लिए कुल बजट का 13% जो है खर्च किया गया है। ये बड़ी बात है। जिन शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिन शहरों में, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर महिलाओं के लिए, जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, तो उनमें से सिटी कौन सी है? वाराणसी है, मेरठ है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, कानपुर है और झांसी और आगरा है। यानी कि इन शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का जो है निर्माण किया जाएगा। इन शहरों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, मेरठ आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ गया, इधर गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गया और इधर कानपुर अपर, बाकी वाराणसी आ गया आपका। तो ये, और इधर झांसी और आगरा आ गया। तो ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए। अटल आवासीय विद्यालय के बारे में आप जानते ही होंगे। और अटल आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता कितनी बढ़ाई जाएगी? तो 360 से लेकर के और 1000 बच्चों तक बढ़ाई जाएगी। वह शहर कौन से है जहां विज्ञान पार्क, विज्ञान नगर और वैधशालाओं के लिए आवंटित की गई है? तो वो आगरा, वाराणसी है। 50 करोड़ रुपए इनके लिए आवंटित किया गया है। तो ये भी क्या है, न्यूज में रहा है आपके। स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण की अगर बात करें इस बजट में इन क्षेत्रों में क्या कुछ किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के लिए, ठीक है, आप जानते होंगे हेल्थ के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम करती है। तो हेल्थ की अगर बात करेंगे स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए तो कुल बजट का जो है 6%। ध्यान रखिएगा। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो एजुकेशन में कितना जो है बजट का खर्च किया गया है? 13%। जबकि वहीं पर हेल्थ के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ के लिए कुल बजट का 6%। तो ये पॉइंट आपको क्या करिएगा, याद रखिएगा कि हेल्थ और एजुकेशन के सरकार इतना खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री सशक्त सुपोषण योजना के लिए जो है 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 4119 करोड़ रुपए। ये जरा सर्च कीजिएगा, 419 होगा, 4119 होगा, 419 होगा समथिंग, है ना। विधवा पेंशन योजना, एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार इसको। विधवा पेंशन भुगतान के लिए भी राशि जो है यहां पर कितनी आवंटित की गई, ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ये आपने देखा कि सामाजिक विकास के लिए, क्योंकि ये क्या है, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण यानी कि सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए सरकार ने काफी कुछ यहां पर काम किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कन्याओं के लिए सरकार खासा प्रयास करती रहती है, तो इसके लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अंतरजातीय विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत जो है 6100 करोड़ रुपए जो है यहां पर भी किए गए हैं। ठीक है, 61,000 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा।
तो इतने आप चीजें यहां पर आप देख पा रहे हो कि सरकार ने इतना अच्छा काम किया इसमें। और अगर बात हम लोग कृषि एवं किसान कल्याण की बात करेंगे तो इसके लिए कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए बजट का कुल कितना प्रतिशत आवंटित किया गया, तो वो 11% है। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1050 करोड़। देखो ये सब ना रट्टाफिकेशन वाले पॉइंट हैं, लेकिन जहां जहां पर कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लेते जाइएगा। अब पीएम कुसुम योजना, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको टिक लगा लीजिए तुरंत ऑन स्पॉट। तो पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापना के लिए जो है 509 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई, तो 124 करोड़ रुपए। प्राकृतिक खेती अक्सर चर्चाओं में आजकल रहती है, प्राकृतिक खेती, सतत कृषि, ग्रीन एग्रीकल्चर, ये सब क्या है, ये सब एक टिकाऊ और संधारणीय या सतत कृषि के लिए एक तरीके से किया जा रहा है। सतत कृषि का मतलब क्या होता है कि हम वो कार्य ना करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को दिक्कत हो। हम अपने जमीन को हम इतना ज्यादा अनफर्टिलाइज ना कर दें कि उनमें आने वाले समय में कुछ भी पैदा ही ना हो। हमें काम वो करना है जिससे क्या हो, चीजें बेहतर ढंग से हो सकें। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। आगे, यूपी बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत सीड पार्क विकास परियोजना हेतु आवंटित की गई राशि कितनी है, 251 करोड़ रुपए है। ठीक है, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज योजना के लिए आवंटित की गई राशि कितनी है, 200 करोड़ रुपए है। और यूपी एग्रीज पर मैंने प्रश्न अलग से बनाया था और ये पॉइंट है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट। यूपी एग्रीज जो योजना है आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको रेडी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, आवास एवं ग्रामीण विकास की अगर हम बात करते हैं तो पीएम आवास योजना के लिए कुल आवंटित धनराशि कितनी है, 4882 करोड़ रुपए है। ठीक है, और यह भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके लिए, ये वाला पॉइंट भी मुख्यमंत्री आवास योजना वाला जो है यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए अगर बात करते हैं तो इसके लिए 1200 करोड़ रुपए, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल कितना राशि दिया गया है, 4882 करोड़ रुपया, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो उसमें 1200 करोड़ रुपया दिया गया है। ये दोनों फैक्ट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। यानी कि पीएम के लिए 4882 और सीएम के घर के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि पीएम के घर के लिए कितना, पीएम के ग्रामीण घर के लिए कितना 4882 रुपया और सीएम के ग्रामीण घर के लिए 1200 करोड़ रुपया। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क रखरखाव के लिए जो है 1088 करोड़ रुपए और मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि वो 5372 करोड़ रुपए है। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि मनरेगा बड़ी मुख्य योजना है बहुत से ना, इसमें उसको बंद नहीं कर सकती सरकार। 5372 करोड़ रुपए जो है मनरेगा के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किया है। तो ये कुछ फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्व सृजन लक्ष्य की अगर बात करेंगे तो उत्पादन शुल्क संग्रह लक्ष्य जो है 63,000 करोड़ रुपए रखा गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण राजस्व लक्ष्य 38,150 करोड़ रुपए रखा गया है। ऊर्जा एवं डिजिटल विकास की अगर हम बातचीत करेंगे तो नए डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे 8। अब ये पॉइंट भी हो जाता है आपके लिए क्या महत्वपूर्ण। कुल कितने नए डाटा सेंटर पार्क विकसित किए जाने की घोषणा भी हाल ही में की गई है, तो वो की गई है भैया 8। अब ये नंबर आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। वह शहर जिसे सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा अयोध्या को, और ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जाएगा। अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी जलापूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 4100 करोड़ रुपए। तो ये भी पॉइंट है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसको जिसको मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है उसको जरूर टिक लगा लीजिएगा आप लोग एनी हाउ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर के निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि बताइए अभी हाल ही में उज्ज्वला योजना के लिए कुल जो लाभार्थी उनके लिए कुल कितने एलपीजी सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 2 सिलेंडर। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023 तक कुल 47.82 लाख घरों को इनका घरों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2024 के अंत तक कुल मेडिकल कॉलेज की संख्या 80 हो गई भाई साहब। ये बड़ी उपलब्धि अपने आप में। बहुत कम 2, 4, 6 ही मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर के 80 हो गई अपने आप पे। वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश में स्थित कुल एयरपोर्ट की संख्या अब 16 हो गई है। यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बॉस। ठीक है, और अगर बात 2024 के अंत तक उत्तर प्रदेश में स्थित कुल एक्सप्रेस वे की लंबाई की बात करते हैं तो 1788 किलोमीटर हो गई है।
उत्तर प्रदेश में स्थित कुल एक्सप्रेसवे की लंबाई, ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये सब फैक्ट भैया नोट कर लीजिएगा। ऐसे फैक्ट अक्सर आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप भूल जाइए। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। मेडिकल कॉलेज कुल कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। एयरपोर्ट की संख्या 16 हो गई है, और जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई 1788 किलोमीटर हो गई है। 1 2 3 फैक्ट आपके लिए हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये वाला भी, इसको भी इंपॉर्टेंट टिकला लीजिएगा, इसको भी। अब राजकोषीय घाटा की बात करें 2.97, प्राथमिक घाटा 0.88, सकल कर प्राप्ति से पीछे को तो नहीं पूछेगा, तो नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है। ये सेंट्रल के मामले में ज्यादा पूछता है। अब कुछ और पॉइंट है, तो बजट 2025-26 के अनुसार 2025-26 में राज्य जीएसडीपी जो है इतना आंकड़ा जो है इतने करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे स्थान पर है, यानी कि हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में हैं इंडिया में अपने आप, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट अपने आप में स्टेट हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन कौन कौन सी योजना है जिनके लिए यह जो है बजट पास जो है आवंटित किया गया धन, कि कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है यहां से अलग अलग। तो आप देख पा रहे हैं जल जीवन मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट ये मिशन है ना। इसके तहत जो है घरों में नल से जल पहुंचाया जाता है। इसके लिए आप देख पा रहे हैं 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मनरेगा के लिए 5,372 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए। क्या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये बड़ी अच्छी योजना है, इसके लिए टिक लीजिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और जीरो पावर्टी अभियान के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह भी क्या है आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ देगी। यह भी बड़ी न्यूज है अपने आप में। 24 फरवरी को दरअसल इसकी घोषणा की गई है, और बुलंदशहर के माध्यम से 76 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो गंगा एक्सप्रेस को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ देगा। अनुमानित लागत जो है इस पर 4415 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, और इससे औद्योगिक विकास और आदि चीजें जो है तेजी के साथ इसमें होंगी, ठीक है। संचालन शुरू होने के बाद जेवर हवाई अड्डा वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बॉस, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है। अच्छा, तो फिर पहला कौन सा होगा बॉस बताइए? अगर गंगा एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, तो भारत का सबसे नंबर 1 पर जो है लंबा एक्सप्रेस कौन सा है? कुल लंबाई से कितनी है? 594 किलोमीटर है बॉस, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, सबसे महत्वपूर्ण है, 594 किलोमीटर है, तथा यह 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसका उद्देश्य मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को कम करना। किसका? गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बास बनाया जाएगा, यानी कि जो हमारे नॉर्मल जो भी पॉलीमर्स होते हैं उनको हटा करके बायोपॉलीमर का इस्तेमाल किया जाएगा। और 22 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखीमपुर खीरी में उद्घाटन इसका किया गया था। यह प्लांट बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा लगभग 2,850 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। ये वाला फैक्ट भी हो गया इंपॉर्टेंट कि भैया किसके द्वारा? तो बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा ही इसको दरअसल बनाया जा रहा है। ये पॉइंट हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य पारंपरिक प्लास्टिक को बायोपॉलीमर से बदल करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये जो पारंपरिक प्लास्टिक होता है अपने आप में, ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जबकि जो बायोपॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि बायोपॉलीमर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो नेचुरल पदार्थ होते हैं उनसे बनाए जाते हैं बायोपॉलीमर्स। जबकि नॉर्मल जो आपका ये पारंपरिक प्लास्टिक होता है वो तो जानते होंगे किस तरीके से बनाया जाता है, डेफिनेटली इनमें कितना प्रदूषण होता है इससे। यह प्लांट प्रतिवर्ष जो है 80,000 टन पॉलीलैक्टिक एसिड का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को बनाने में किया जाएगा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है आपके लिए, ठीक है। चलिए, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण आरंभ हो गया। अब ये जानते होंगे चर्चाओं में रहा था ये अपने आप में, और बेसिकली इसका उद्घाटन जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, कौन? आपके राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश सुरक्षा औद्योगिक गलियारे का ही क्या है अपने आप में हिस्सा है। यह परियोजना रक्षा गलियारा पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण में केंद्र स्थापित करना, ये प्रमुख जो है इसके उसमें है, शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप जानते होंगे, कुछ एक फैक्ट है, हालांकि जान लेते हैं क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस की एक संयुक्त परियोजना है, जिसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के रूप में जाना जाता है बॉस, ठीक है। जिसकी शीर्ष गति कितनी है, मैक 2.8 है, इसकी सीमा 290 किलोमीटर है और इसे भूमि, वायु और समुद्र प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। लॉन्च के बाद किसी गाइडेंस की आवश्यकता इसको नहीं होती, ऑटोमेटिक जाती है और अपने हिट को टिक कर देती है। ब्रह्मोस मिसाइल ने घरेलू उपयोग के अलावा वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जैसे देशों का भी ध्यान आकर्षित किया है, जो इसकी निर्यात क्षमता को क्या करता है, बढ़ावा देता है अपने आप पे। तो अब हम इसको बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा है। क्यों चर्चाओं में रहा, क्योंकि अभी हाल ही में वहां पर एक हाथी जो है क्या हुआ, एक्सपायर हो गया है, इसीलिए कतरनिया घाट चर्चाओं में रहा है। पीलीभीत का ही जो टाइगर रिजर्व उसी का अपने आप में हिस्सा है, जानते होंगे। सॉरी, ये जो दुधवा नेशनल पार्क है अपने आप में बहराइच जिले में पड़ता है कतरनिया घाट। अगर आप कभी हमारे घर की तरफ आएंगे तो वहां से रास्ता सीधे कतरनिया घाट के लिए ही जाता है अपने आप पे। तो ये क्या है, एक अच्छी बात है अपने आप पे, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहां पर जो है, जो आप ये पार्क देख पा रहे होंगे, कौन सा, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, यहां पर पहले भी जो है बाघ और तेंदुआ की मृत्यु घटनाएं हुई थी। कतरनिया वन्यजीव अभयारण्य ऊपरी गंगा मैदान में स्थित जो है और इसका क्षेत्रफल 400.6 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है, अपना एरिया है। स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1975 में इसकी स्थापना होती है, किसकी, कतरनिया जो आपका वन प्रभाग है उसकी। और इसके अलावा 1987 में स्थापना के कुछ टाइम के बाद 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया था, जो कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा नेशनल पार्क के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा बनता है अपने आप में। इसमें आपका जो है घड़ियाल, बाघ, गैंडा, गंगा डॉल्फिन, हिरण, खरगोश और गिद्ध जैसी विभिन्न प्रजातियां इसमें सामान्य तौर पर पाई जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, IIT कानपुर ने विकसित किया सोलर निर्जलीकरण तकनीकी, यानी कि ये भी अपने आप में जो है बेहतर है और किसानों की आय को इसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। और इससे जो है, जो हमारे फल और सब्जी आदि होंगे इसको हम सुखाने का काम इससे कर पाएंगे, किससे, जो आपका सोलर निर्जलीकरण जानते हो कि निर्जलीकरण जल सुखाना, एक तरीके से जल को हटाना। तो यह नवाचार फलों और सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। यह एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करता है अपने आप पे। तो ये एक बेस्ट मेथड है अपने आप में। इस परियोजना को नाबार्ड का समर्थन प्राप्त है। किसका समर्थन प्राप्त है, नाबार्ड का। बॉस आप कहेंगे नाबार्ड क्या है, लेकिन उसके पहले मुझे बताओ कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बताओ नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1982 में हुई थी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है बॉस, ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये मुख्यालय इसका है मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में है, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, भूलिएगा तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में स्थापित किया जा रहा है। कौन कौन से कॉरिडोर हैं, तो ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ आते हैं। इस कॉरिडोर में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की गई है, जिससे लगभग 40,000 नए रोजगार का सृजन होगा इस कॉरिडोर के बनाए जाने से। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। इसमें अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, टाटा टेक्नोलॉजीज, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं ओवरऑल। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप पे। और ये केंद्र सरकार के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के रक्षा उद्योग को, 2 बार हो गया है, बता दीजिएगा, भारत के रक्षा उद्योग को मजबूती प्रदान करने के साथ आत्मनिर्भर बनाना है, ये इसका लक्ष्य है। अच्छा, अभी हम नाबार्ड की बात कर रहे थे, तो नाबार्ड एक बार ध्यान रखिएगा कि इसको नोट कर लीजिए। नाबार्ड पर आप एक बार नोट्स बना लीजिएगा प्लीज। नाबार्ड पर बहुत प्रश्न पूछता है। नाबार्ड, इसकी स्थापना जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1982 में होती है। मुख्यालय इसका कहां पर है बॉस, मुंबई में है, ठीक है।
और ये खासकर कृषि संबंधी ऋण देता है, किसानों की आदुनी करने के लिए उसको फाइनेंस मतलब फाइनेंस करता है, उसको पैसा देता है। इसके अलावा अन्य जो चीजें होती हैं कृषि के क्षेत्र में, या जो कृषि संबंधी जो क्षेत्रीय जो बैंक है उनको मजबूत करने के लिए सरकार प्रयास करती है। कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए नाबार्ड जो है मदद करती है। नाबार्ड कृषि से संबंधित बहुत सारी चीजों पर हेल्प करती है अपने आप में, तो यही पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं जो किस्त है उसको जारी किया गया था, और बिहार का जो भागलपुर है वहीं पर इसकी इस किस्त को दिया गया था। आप जानते होंगे जो केंद्र सरकार है वो किसानों को जो है हर 4 महीने पर मतलब कि 3 किस्तों में जो है आपको कुछ अमाउंट देती है, यानी कि 2-2 हजार करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना जो है किस्त दिया जाता है। पहले इसमें क्या था कि हालांकि पहले हम जान लेते हैं कि शुरुआत जो है इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 1 दिसंबर 2018 को, और ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आरंभ में जो है छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया गया था। उन्हीं किसानों को जो है ये 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता था 3 अलग अलग किस्तों में 4-4 महीने के अंतराल पर। लेकिन बाद में इसमें सभी किसानों को समान रूप से शामिल कर लिया गया था, तो ये बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया सरकार के। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, आप जानते होंगे, और कृषि और किसान कल्याण हेतु जो है इसके अमाउंट को दिया जाता है। इसका उद्देश्य किसान के जो खर्चा होता है कृषि आदि में उनको पूरा करने के लिए जाता है, और ताकि किसान जो किसी साहूकार या किसी बिचौलिए के चक्कर में ना फंसे, वहां से पैसा लेकर के कर्ज में न डूब जाए, इसके सरकार प्रतिवर्ष जो है ऐसे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो है देती थी। उधवा झील झारखंड की पहली रामसर साइट के रूप में जो है घोषित कर दी गई है। यह झील जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। यह झारखंड की पहली रामसर साइट भी है अपने आप में, तो ये इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये देश का 89वां रामसर स्थल भी है अपने आप में। देश का 89वां रामसर स्थल है और झारखंड का पहला रामसर स्थल, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। इस झील का नाम महाभारत में भगवान कृष्ण के मित्र संत उद्धव के नाम पर रखा गया है। उद्धव भयो न 10-20 ऐसे करके आपने सुना होगा। यह झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है अपने आप में, और क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता को संरक्षित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसकी स्थापना होती है 1991 में। किसकी स्थापना होती है, इस झील की। ठीक है, चलिए 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान अभी चलाया जा रहा है। आप जानते होंगे टीबी के बारे में, आप डेफिनेटली जानते होंगे, ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये फैलने वाला क्या है, अपने आप में एक बीमारी है बॉस। ठीक है, और 23 फरवरी 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया, जिसके तहत 5 लाख से अधिक तपेदिक रोगियों को पता लगाया गया है। ये वायरल डिजीज है, संक्रामक बीमारी है, और लंग्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो है आपका जो एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, इससे फैलता है। तो आपके एग्जाम में यही पूछ लेगा कंफ्यूजन के लिए कि जो टीबी होती है, ये टीबी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है या फिर जो है आपका वायरल डिजीज है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखिएगा। डिजीज का चैप्टर आप जानते होंगे बायोलॉजी सेक्शन में पूछा जाता है, वहां पर डिजीज बैक्टीरियल है या वायरल है या एयरबॉर्न डिजीज है या सॉइल बॉर्न डिजीज है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, इसके बैक्टीरिया या वायरस का क्या नाम है, तो इसको आप लोग साइंस में अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का उच्च शिक्षा परिदृश्य, यानी कि अभी हाल ही में 10 फरवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारतीय राज्यों में उच्च शिक्षा की पहुंच और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण असमानताओं को उजागर किया गया है। ठीक है, शीर्ष जो प्रदर्शन करता है उनमें से आप देखिएगा तो तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य के रूप में उभरे हैं। तो इन स्टेट का नाम याद रखिएगा कि भाई टॉप में जो है किन्होंने बेहतर रिकॉर्ड बनाया हुआ है। आकांक्षी राज्य की अगर बात करते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ है आपका, नागालैंड, झारखंड, बिहार सबसे कम सकल नामांकन अनुपात वाला राज्यों की श्रेणी में आया है। आकांक्षी राज्यों के रूप में पहचाना गया है इनको। 10 के वृद्धि के मामले में केरल, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने GIR में महत्वपूर्ण 10 की वृद्धि दिखाई है। कॉलेज घनत्व की अगर बात करते हैं तो कॉलेज
कर्नाटक कॉलेज घनत्व में अग्रणी था। उसके बाद आएगा आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान था। मणिपुर, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कॉलेज घनत्व सबसे कम है। कहां पर कॉलेज घनत्व सबसे कम है? तो ये आपका आएगा मणिपुर, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कॉलेज घनत्व क्या है? सबसे कम है अपने यहाँ पे। ठीक है, अगर विश्वविद्यालय घनत्व की बात करेंगे तो उसमें सिक्किम में सबसे अधिक विश्वविद्यालय घनत्व था, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में घनत्व काफी कम था अपने आप में। ठीक है, चलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अभी हाल ही में लगाया गया। आप जानते हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद जो है मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। अब चूंकि राष्ट्रपति शासन कई बार आप एग्जाम में आता है, तो आप जानते हो कि देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। आर्टिकल 352, क्या? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 356 जो होता है वो किस लाता है? ये दरअसल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के फलस्वरूप लगाया जाता है। ठीक है, तो जब राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है, उसके बाद ये ऐसा शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यानी कि अगर राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा गई है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसके अलावा 352 कब लगाया जाता है? यह राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत आता है, यानी कि जब वह आक्रमण या आंतरिक या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तब हम आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हैं और ये राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, यानी कि जब जो है वित्तीय आपातकाल इसको कहते हैं, जब एक तरीके से हमारे देश में कुछ फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम हो जाए कि हम मंदी के दौर में आ जाएं, तब ऐसा आपातकाल लगाया जा सकता है। हालांकि अभी तक वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाई गई है। बीच वाला 356 का प्रयोग तो अक्सर होता रहता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 356 जो है, ये आर्टिकल 356 ये न्यायिक जुडिशियल रिव्यू में आती है। किसमें? जुडिशियल रिव्यू में आती है, या न्यायिक उसमें जो है सक्रियता के अंतर्गत जो है इसको हम इसका रिव्यू कर सकते हैं 356 का। तो एक ये इसको बढ़ा सकते हैं हम एक बार के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति लेकर के एक बार हम जो है इसको थोड़े समय के लिए बढ़ा सकते हैं। घोषणा 2 महीने चलती है और आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक होती है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है और विशिष्ट परिस्थितियों में आगे बढ़ा सकता है, यानी कि एक बार में आप 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर नीड हो तो आगे फिर उसके लिए बातचीत तो अगले से होगी। मणिपुर और उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ स्टेट है जहां पर जो आपका ये राष्ट्रपति शासन वाला मामला है वो सबसे अधिक बार लगाया जा चुका है आजादी के बाद। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि कितनी रही है? 12 साल की रही है। अभी पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है SR बोम्मई, ठीक है, और बनाम भारत संघ 1994 के मामले में राष्ट्रपति शासन की शक्ति की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि भैया राष्ट्रपति शासन अगर लगाया गया तो क्यों लगाया गया, इसका आधार क्या है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो अभी हाल ही में आप जानते होंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी जो है विराजमान है इस समय। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों में से 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है अपने यहाँ बात। और जो आम विपक्षी पार्टी थी जिसको हम आम आदमी पार्टी कहते हैं, उसने 22 सीटें जीत ली अपने आप पे। चलो, विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की शक्तियों की जांच की बात अभी हाल ही में की जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों की विधायी प्रक्रिया में जांच की शुरू की है। यह जांच तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिकाओं में उत्पन्न हुई, जिसमें राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयकों पर अस्वीकृति में देरी का मुद्दा उठाया गया। एक आर्टिकल जो है होता है 200 आर्टिकल 200। इस आर्टिकल 200 में क्या होगा बॉस? इस आर्टिकल 200 में कोई विधेयक अगर राज्यपाल के पास आता है तो या तो वो अनुमति दे देगा या उसे पुनर्विलोकन के लिए कि भैया दोबारा इसको सही कीजिए आप, तो वो कर सकता है, या फिर वो राष्ट्रपति के लिए देने के लिए वो अपने पास आरक्षित कर सकता है। ये 3 जो है उसके पास अधिकार शामिल होते हैं आर्टिकल 200 के अंतर्गत। ठीक है, ये पॉइंट हमने जो आपको बता दिया। राज्यपाल एक गैर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में काम करता है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर सामान्य तौर पर काम करता है। चलिए, महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, 45 डेज तक ये चला और ये 26 फरवरी को समाप्त हो गया अपने आप पे। और महाकुंभ ही एक ऐसा
मेला था जहां पर एआई का बहुत बड़े स्तर पर जो है प्रयोग किया गया, निगरानी तंत्र के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और कई सारे कामों में इस बार पहली बार एआई का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया। 65 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो है नहा के चली गई। आप सोच सकते हैं इस 65 करोड़ में तो न जाने कितने देश आ जाएंगे, ठीक है, जितने लोगों ने नहा लिया गंगा में। तो बहुत बड़ा आयोजन था अपने आप में। दिनेश खारा समिति अभी हाल ही में चर्चाओं में रही है। तो फरवरी में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा करने और संशोधन अनुमान के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह कदम बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के साथ मेल खाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। इस समिति का गठन भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष दिनेश खारा की अध्यक्षता में किया गया है। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर ली है। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप देख सकते हैं। आप बस मुझे इतना, आप इसको थ्योरी को पढ़ लीजिए और मुझे आप बताइए कि ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो होता है, ये क्या होता है। ये बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया है कि व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, और मुझे लगता है कि आप इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे इस बात को मेरे, ठीक है। चलिए ये पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, और ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, फरवरी 2025 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह विकास भारत को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ती अपील और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सफलतम प्रयासों में से एक को दर्शाता है, ठीक है। आपने देखा कि यहां पर 2023 में लगभग 95.2 मिलियन विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया था अपने यहां पर। कब? 2023 की बात अगर हम कर लेते हैं तो बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भारत में पर्यटक भेजने वाले प्रमुख देशों के रूप में उभरे हैं, ठीक है। यानी कि यहां से खूब पर्यटक आते हैं हमारे यहां पर। 23 राज्यों में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए केंद्र द्वारा लगभग 3200 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट आवंटित किया गया है, ताकि पर्यटन को और मजबूत किया सके। क्योंकि आप जानते होंगे पर्यटन से ही एक बड़ा अमाउंट जो है हमारे पास आता है, जिसके लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो कुछ हमारे धार्मिक या जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल आदि हैं, बस उनको संरक्षित कर लिया जाए, बस इतना ही बहुत है अपने आप में। लेकिन जब बात संरक्षण की आती है तो क्या नेता क्या कोर्ट, सब लोग एक ही सुर में बोलते हैं, क्या कीजिएगा। कोर्ट मैंने क्यों शब्द बोला, कोर्ट वाला आप जानते होंगे। कृषि क्षेत्र में लगातार 5% की औसत वृद्धि देखने को भी हाल ही में मिली है, जो नया इकोनॉमिक सर्वे अभी हाल ही में हुआ था उसके तहत। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत के कृषि क्षेत्र के विकास, महत्वपूर्ण विकास और लचीलेपन को रेखांकित किया गया है। वित्त वर्ष 2017 से 2023 तक कृषि क्षेत्र में लगातार 5% की औसत वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये बड़ी बात है अपने आप पे। पिछले एक दशक में कृषि आय में 5.2% की वृद्धि दर से वार्षिक वृद्धि दर हुई है। तो ये एक तरीके से लगातार जो है कृषि में बढ़ते हुए वर्चस्व को, मतलब बढ़ते हुए एक तरीके से जो विकास है कृषि क्षेत्र का, वो दिखा रहा है कि किस तरीके से हम लोग जो है लगातार इस फील्ड में ग्रोथ करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरों में बेरोजगारी कम हुई है। तो फरवरी 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर से दिसंबर 2024, अक्टूबर से क्या तक, दिसंबर 2024 की तिमाही के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितना है, 6.4% थी, जबकि 2023 की इसी अवधि के दौरान 6.5 से थोड़ी कम थी। तो ये डेटा कुछ दिया गया है। पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 5.8%, जबकि महिलाओं के लिए 8.1% बेरोजगारी दर है। ये एक बड़ा आंकड़ा है अपने आप। यानी कि महिलाएं आज भी काम नहीं करती हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि भैया जो पुरुषों के लिए बेरोजगारी है वो कितना है, 5.8 है, और महिलाओं के लिए 8.1 है। ये भी बड़ी अपने आप में क्या है, विडंबना है, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में है, 10.4% दर्ज की गई है बॉस, ठीक है, जिसमें महिलाओं की बेरोजगारी दर कितना 24% है। सबसे कम बेरोजगारी की अगर बात करें तो गुजरात में 3% में से थी, जबकि दिल्ली में महिलाओं की सबसे कम बेरोजगारी दर 1.3 थी।
सभी आयु के लोगों के लिए श्रम बल भागीदारी 13.6% थी। ये जो डेटा आप देख पा रहे होंगे रट्टा फिक्शन वाले, इनका इस्तेमाल आपको मेंस में करना है। जब भी युवाओं के विकास की बात आए, सरकार के विकास की बात आए, तो ऐसे फैक्ट जब आप वहां पर रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छे नंबर आपको मिलने की संभावना वहां पर बनी रहेगी बॉस। ठीक है, चलो। भारत बनाम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष, ठीक है, भारत बना खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष, यानी कि 21 फरवरी 2025 को भारत ने मालदीव के माले में आयोजित 13वीं शासकीय परिषद बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता की है। और यह मैंने आपको बताया भी था। यह सम्मेलन मालदीव में संपन्न हुआ, जिसमें श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश सहित वरिष्ठतम सरकारी प्रतिनिधि मौजूद थे। वर्तमान में इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका अस्थायी सदस्य हैं, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड सहयोगी सदस्य के रूप में भी इसमें क्या है, शामिल हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, कहां, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में छोटे और आर्टिफिशियल मत्स्य पालन कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार करना है और उन्हें रोजगार नौकाओं में अधिक अवसर जो है क्या करना है, प्रदान करना है। तो ये पॉइंट भी हो जाता है आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉस। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर समसामयिक की अगर बात करें तो फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां संपन्न हुई, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई। फरवरी 2025 में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस में वार्ता कहां संपन्न हुई, तो रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुई। ये दो फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अलग से फरवरी माह के। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है बॉस, ऐसा नहीं कि ऐसे ही है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये चर्चाओं में भी रहा है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 16 फरवरी 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मस्कट, ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया और हिंद महासागर क्षेत्र में हो रहे गंभीर परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। आप जानते होंगे हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है वो आपके भारत के लिए क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है रणनीतिक तरीके से, और इसके लिए सरकार हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत कदम के रूप में चीजें करता रहता है। और जो चुनौतियां हैं अभी सामने, उन सभी चुनौतियों के बारे में भी इसी बैठक में जो है चर्चा आदि की गई है। तो ये बस याद रखिएगा कि कहां पर हुआ और किसके द्वारा हुआ, बैठक में संपन्न, बैठक में कौन लोग शामिल हुए भारत की तरफ से, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं पर ये सारे काम भी हुए। इस दौरान 2 से 4 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को लेकर भी चर्चा की गई है। तो ये बैंकॉक में ये तो हो चुका है ना, 4 अप्रैल को डन हो चुका है, यानी कि इस बार जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है ये बैंकॉक में आयोजित किया गया। याद रखने के बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा था सर। 12 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आपको लिखना है, बताना है मतलब। तो दोनों देशों के द्वारा जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में सहयोग की पुष्टि की गई है। ठीक है, एक बात आप जानते होंगे भारत और फ्रांस AI रोड मैप लॉन्च किया गया, जिसमें सुरक्षित, ओपन और विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर जोर दिया गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा भारतीय स्टार्टअप्स को फ्रांसीसी स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्टेशन में शामिल किया गया है। UPI भुगतान प्रणाली को फ्रांस में विस्तारित करने की घोषणा भी की गई है। 13 मिलियन यूरो के वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर सहमति बन गई है। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की आधिकारिक घोषणा की गई है, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में मार्च 2026 में किया जाएगा। मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया गया है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। पेरिस में AI एक्शन सम्मेलन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, याद रखिएगा। यानी कि 11 फरवरी 2025 को भारत, चीन, ब्राजील और फ्रांस सहित 57 देशों ने पेरिस में आर्टिफिशियल एक्शन सम्मेलन में क्या किया है, भाग लिया है। तो ये पॉइंट दूसरा, इस दौरान लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी तथा सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर एक संयुक्त वक्तव्य जो है हस्ताक्षर किया गया है। इसका उद्देश्य AI तक पहुंच को बढ़ावा देना, नैतिक चिंताओं को संबोधित करना और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास सुनिश्चित करना है। और इसके अलावा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जापान यात्रा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ में जो है सेमी कंडक्टर नीति पर भी चर्चा की गई है और
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता, सेमीकंडक्टर की महत्ता, ये सब क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है ना बॉस। चलिए, नासा का पांडोरा मिशन भाई साहब, ये भी चर्चाओं में भी रहा है। तो 2025 में नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब? अभी। और ग्रह, ये जो दूरस्थ ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। यह मिशन बादलों, धुंध और पानी पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो दूरस्थ ग्रहों में जीवन की संभावना का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाएगा इसको। यह कितना इसका वो है एरिया, 17.7 इंच के कैसेग्रेन टेलीस्कोप का उपयोग करेगा, जो कि ट्रांजिट विधि का उपयोग कर ग्रहों के वायुमंडल के रासायनिक हस्ताक्षरों का विश्लेषण करेगा। तो ये पॉइंट क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मिशन कहां का, तो आप कहेंगे बॉस नासा का है। आपके सामने एग्जांपल दे देगा, क्या कहते हैं ऑप्शन, नासा का है कि इसरो का है कि डीआरडीओ का है कि किसी अन्य एजेंसी का है। इसरो द्वारा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भी हाल ही में किया गया है। कब? 7 फरवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के प्रज्वलन परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क के ऊपरी चरण को भी शक्ति प्रदान करता है और गगनयान के लिए मिशन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह इंजन वैक्यूम स्थितियों में काम करता है और 19 टन से 22 टन के बीच में जो है थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। तो यह भी बड़ी क्या है, अपने आप में एक बात है, ठीक है। इसके अलावा भारत का कैंसर जीनोम एटलस, ये क्या है बॉस, आइए इसको देखते हैं एक बार जरा। हाल ही में IIT मद्रास द्वारा भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया, जो देश में कैंसर अनुसंधान को क्रांतिकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस एटलस का उद्देश्य भारत में स्तन कैंसर से जुड़े जीन वेरिएंट्स का संग्रह करके कैंसर विशिष्ट बायोमार्कर की पहचान करना है और प्रारंभिक निदान के लिए लक्षित उपचार रणनीतियों का विकास करना क्या है, इसमें अल्टीमेटली शामिल है। तो यह पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। भारत में अंतरिक्ष में किया 100वां सफल परीक्षण, ये फैक्ट भी आपके लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपका है कि भारत में अंतरिक्ष में किया गया 100वां सफल परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जनवरी 2025 में इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपना सामूहिक मिशन सफलतापूर्वक क्या कर लिया, लॉन्च कर लिया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक नया अध्यक्ष जो है शुरू करती है। और ये पॉइंट हटा दीजिएगा, GSLV F-15 रॉकेट ने सफलतापूर्वक NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। तो ये भी एक पॉइंट जो है अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कि अगर आपका टारगेट 2023 का मेंस एग्जाम है, जो कि अभी आपने प्री दिया था और अभी इसका मेंस होने वाला है, इसके लिए आप हमारे डिकोड एग्जाम के बैच से मुख्य परीक्षा लेके जुड़ सकते हैं। और उसके लिए यहां पर आपको जीएस को छोड़ करके बाकी सभी चीजों का लेक्चर्स, उसके नोट्स, डेली आंसर प्रैक्टिस आपकी, जीएस की प्रैक्टिस आपकी, सब कुछ, सॉरी जीएस की टेस्ट सीरीज आपकी, जीएस का लेक्चर तो नहीं मिलेगा लेकिन जीएस की टेस्ट सीरीज जरूर मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी। प्रॉपर गाइडेंस, आर्टिकल से इंपॉर्टेंट निबंध, सब कुछ कराया जाएगा। इसके लिए दिए गए नंबरों पर आप मेंस लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। RRU 2023 मेंस लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक गिद्ध वाला आबादी वाला राज्य रहा है। ये चर्चा में रहता है। महाराज ये MP है गिद्ध के मामले में। अब जानते होंगे कि ये अपने आप में जो है एक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक मजबूत जो है कदम इसका रहता है अपने आप में। और अभी हाल ही में जनगणना भी इसकी की गई है। तो इसके अलावा अभी क्या हुआ है कि राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर के अभी कितने हुई कि 12,981 हो गई है। जानते होंगे गिद्ध बहुत टाइम से अब कम दिखाई देते हैं, यूपी में तो बहुत कम दिखाई देते हैं। इसके पीछे कई सारे प्रमुख कारण हैं। डिक्लोफेनाक जो मेडिसिन होती हैं, DDT आदि होती हैं, वो सब क्या है अपने आप में इसके लिए हानिकारक हुआ करती थी। तो ये एक्सपायर हो गए थे बहुत ज्यादा। जो गाय आदि का जो मांस खाते थे उनको खाने से।
इससे मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक गिद्ध आबादी वाला राज्य बन गया है। तो आप एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि भाई सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन सा है, आप कहेंगे जो है एमपी है। हाल ही में संपूर्ण भारत में WWF इंडिया ने वल्चर काउंट 2024 अभियान लॉन्च किया है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों की संख्या, मॉनिटर और डाटा एकत्र किए गए हैं। यह अभियान 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलाया गया। एक न्यूज है अभी अपने आप में, अलग से पॉइंट लिख दिया है, कोई बात नहीं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आप जानते होंगे 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। कुछ ऐसी बात है नहीं कि जो आप न जानते हो। थीम की अगर हम बात करते हैं 25 में, तो थीम हमारी क्या है? थीम हमारी है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि, ठीक है, का संरक्षण। हमारे साझा भविष्य के निर्माण के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण, ये क्या थीम है, जो कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि इसी दिन रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान के रामसर में स्थापित किया गया था। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय क्या है? संधि है। रामसर कन्वेंशन पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। और अगर हम बात करते हैं भारत में वर्तमान में कुल 91 रामसर स्थल है, जिनमें से सबसे अधिक तमिलनाडु में 20 हैं। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो उसके 1-2 दिन पहले टोटल वेटलैंड्स कितने हैं, टोटल रामसर साइट्स आदि कितनी हैं, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, ये सब एक बार पढ़ के जाइएगा एग्जैक्ट उस समय, ठीक है। ये नहीं कि अभी पढ़ लो, अभी आगे बढ़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बाद में जरूर पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। चलिए, शिक्षा की वास्तविक स्थिति रिपोर्ट अभी हाल ही में आई हुई है। प्रथम फाउंडेशन एनजीओ है अपने आप में, ठीक है। महामारी के बाद सीखने की कमी की तुलना में स्कूली छात्रों के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक में मामूली सुधार हुआ है। कक्षा 3 के 23.4% छात्र ही कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ने में सक्षम है। भाई साहब बताइए, ये हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। और कक्षा 5 के 44.8% छात्र कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ने में सक्षम है। कक्षा 8 के 67.8% छात्र कक्षा की पुस्तक पढ़ने में सक्षम हैं। ठीक है भाई साहब, चलो 8वीं तक आ जाते, कम से कम इतना पढ़ लेते कि हाँ भाई ठीक है, ओके। पूर्व प्राथमिक नामांकन दर में लगातार सुधार हुआ है और इस वर्ग में 90% से अधिक नामांकन जो है वो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और नागालैंड जैसे राज्यों में के स्कूलों में हुआ है। तो ये बात बड़ी है। 90% किशोर किशोरों के लिए पास स्मार्टफोन है। 90% किशोर किशोरों के पास, बताइए। ये अब फोन में पढ़ते तो नहीं होंगे भाई साहब, जानते होंगे फोन आजकल मैं बार बार कहता हूं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जो नशा क्या है, आपका फोन है। फोन अगर आप साइड कर ले जाएंगे समझ लीजिए जिंदगी बन जाएगी, अब फोन नहीं साइड कीजिएगा समझ लीजिए जिंदगी खराब हो जाएगी। चलिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेपुटेशन इंडेक्स भी अभी हाल में जारी किया गया है। कौन सी एजेंसी है जारी करने वाली? वो है टाइम्स हायर एजुकेशन है। और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारत में सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। क्या IISc बोलते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोलते हैं इसको, IISc। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14वें वर्ष दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है भाई साहब। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। शीर्ष भारतीय संस्थान में IISc बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास जो है इसमें क्या है शीर्ष जो है 3 जो है आपके विश्वविद्यालय हैं। शीर्ष वैश्विक संस्थान, ठीक है, यानी ग्लोबली, तो ग्लोबल तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर अमेरिका में है जो कि, फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके। तो इतनी 3 यूनिवर्सिटी जो है टॉप लेवल पर हैं ग्लोबली। इनके नाम आपको क्या करने याद रखने हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉस, ठीक है। जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। उद्देश्य देश की शासन व्यवस्था का भ्रष्टाचार के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना। कुल देश इसमें कितने हैं? 180 हैं। अब इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे शीर्ष देश की, तो इसमें से डेनमार्क स्कोर नंबर 1 पर है, फिनलैंड 88 पर है, सिंगापुर 84 पर है, भारत की रहेंगे 96 है, स्कोर 83 है, और न्यूनतम स्थान सोमालिया का है, सर्वाधिक भ्रष्ट देश है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, कई बार स्कोर आधी पूछ लेता है, तो 96 इसकी रैंक है किसकी? इंडिया के, और स्कोर कितना? 38 है, इसलिए मैंने इसको भी याद कर लिया था। जलवायु जोखिम सूचकांक की अगर बात करते हैं तो ये कौन जारी करता है? जर्मन मार्च फाउंडेशन जारी करता है। भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे चीजें चर्चाओं में रहती हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जारी करता जो एजेंसी है ना, उसके प्रश्न भी पूछते आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। कुल देश इसमें 171 है। वर्ष 2022 में सर्वाधिक प्रभावित देश पाकिस्तान रहा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से। और भारत की स्थिति क्या है? 6वीं रैंक के रूप में भारत की स्थिति है जलवायु जोखिम सूचकांक में 6ठे नंबर पर जो है भारत आपका आता है, ठीक है। चलो,
ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025, इसमें 145 कंट्रीज हैं। दुनिया की शीर्ष 5 शक्तिशाली सेनाओं की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे नंबर 1 पर है आपका अमेरिका, सेकंड पर रूस, थर्ड पे चीन और चौथे पर है क्या आपका भारत। ये सबसे ताकतवर जो है सैन्य शक्तियों के मामले में देखा रहा है। नंबर 1 क्या, अमेरिका, रूस, चीन और आपका भारत जो है। तो भारत और रूस तो अपने आप में क्या है, पड़ोसी पड़ोसी कोई दिक्कत, पड़ोसी का मतलब कि साथी है। फिर 5वें नंबर पर क्या आपका दक्षिण कोरिया है। पाकिस्तान का 12वां स्थान है, यानी कि चौथे रैंक पर क्या है भारत, 12वां स्थान किसका है, पाकिस्तान का है। चलिए, जलवायु परिवर्तन पर दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट अभी हाल ही में आई हुई है, यानी कि जारीकर्ता कौन है, UNFCCC, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की प्रगति और प्रयासों पर प्रकाश डालती है और 2019 की तुलना में 2020 में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत 7.93% की कमी भी दर्ज की गई है। तो यह भी पॉइंट आपके लिए क्या है, आवश्यक है, वही पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो, भारत में ऊर्जा में अभी 75.66% के साथ सबसे बड़ा उत्सर्जक बना हुआ है। उसके बाद कृषि और औद्योगिक क्रियाओं का स्थान आता है। तो ये सब हमारे जो नए नए बिजनेस और जो नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बन रहे हैं, उन्हीं की बदौलत जो है कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको दिखाई देती हैं। याद रखिएगा, ये कुछ अलग फैक्ट है, आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे भारत का वन और वृक्ष आवरण देश के 25.17% भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। 2005 से 2021 के बीच भारत ने 2.29 बिलियन टन CO2 का अतिरिक्त कार्बन जो है सिंक बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, राज्यों में पंचायतों को विकेंद्रीकरण की स्थिति रिपोर्ट है, ये भाई इंपॉर्टेंट है। वैसे भी पंचायती राज संस्थाएं अक्सर चर्चाओं में रहती हैं और ये देश की धड़कन है अपने आप में। इसके लिए 73-72 अमेंडमेंट किया गया था, आप जानते होंगे, और अलग अलग कमेटियां, बलवंत राय मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, सब समितियां बनाई गई थी, ठीक है। तो इसमें जो है इसको इस प्रावधान के लागू होने के बाद, निर्णय लेने के बाद एवं कार्यान्वयन में पंचायत की स्वायत्तता का आकलन करती है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों को समग्र विकेंद्रीकरण वर्ष 2013-14 में 39.9% से बढ़कर के 2021-22 में 43.9% हो गया है अपने आप में। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। इस संदर्भ में शीर्ष कौन से राज्य हैं, 5 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश इसमें 5वें स्थान पर है। सबसे कम विकेंद्रीकरण वाले राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और तथा दमन द्वीप एवं पुडुचेरी हैं। तो हम लोग अपना अपना स्टेट देख लिए। अब इनको भी चिंता थी कि कैसे किसके क्या देखें, तो इन्होंने अलग से देख लिया कि इन्होंने जो भी यहां पर हैं, मतलब कोई व्यक्ति है, सबसे कम विकेंद्रीकरण वाले राज्य कौन से हैं, यानी कि सबसे कम विकेंद्रीकरण वाले राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप पुडुचेरी और लद्दाख हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। यहां सही प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको एक एक करके आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ऐसा ना रहे कि आप भूल जाएं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं। अच्छा, ये फैक्ट, इस पर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं ऑटोमेटिक अपने आप से, कुछ कुछ चीजों को सोच करके, तो चीजें आपसे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे आइए, स्वावलंबनी कार्यक्रम, ये क्या है, जारीकर्ता जो स्वावलंबनी कार्यक्रम का है, नीति आयोग के सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा मेघालय तथा असम में इसको आरंभ किया गया है। याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट भी है, स्वावलंबनी जो योजना है इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो इसको टिक लगा लीजिएगा आप लोग प्लीज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जारीकर्ता कौन है, नीति आयोग के सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा मेघालय तथा असम में इसको आरंभ किया गया है। एक बात, क्या उद्देश्य है इसका, उद्देश्य यह है कि पूर्वोत्तर के चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं को उद्यमी मानसिकता, संसाधन और व्यावसायिक सफलता हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, ये इसका क्या है, अल्टीमेटली किसका है, उद्देश्य किसका, स्वावलंबनी जो योजना है इस योजना का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दूसरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से 600 महिला छात्रों को प्रशिक्षण तथा उद्यमिता से क्या कराना, परिचित कराना। यह भी इसका क्या है, अल्टीमेटली इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, वर्तमान में
क्या वर्तमान में भारत में कुल, ये कल नहीं होगा कुल होगा, कुल एमएसएमई, क्या कुल एमएसएमई की जो संख्या है वो 63 मिलियन है, जिनमें से लगभग 20% महिला स्वामित्व में है। शीर्ष महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई जो है कहां पर है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना में है। आप जानते होंगे कि सरकार एमएसएमई के लिए, एमएसएमई के लिए यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। यानी कि इन क्षेत्रों में जो लगी हुई महिलाएं होती हैं और इन क्षेत्रों यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं उनके लिए भी, इन उद्योगों के लिए और इन उद्योगों में लगी महिलाओं के लिए, स्वामित्व के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि ताकि इनको भैया अच्छे से इनको सेट किया जा सके। परमाणु ऊर्जा मिशन आप जानते होंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में इसका उल्लेख किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। और अगर इसके हम लक्ष्य की बात करते हैं, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या लक्ष्य इसका है? लक्ष्य इसका है, नोट करो टिक भैया, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, क्या लगा लो इंपॉर्टेंट, 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर चालू करना, यह इसका क्या है? अल्टीमेटली इसका लक्ष्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बजट आवंटन की बात करें तो इसमें 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। महत्व क्या है? 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने एवं 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की पूर्ति के अनुरूप है। आप जानते होंगे कि 47 तक विकसित भारत बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है और नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया 2070 का, ठीक है। इसी के लिए सरकार जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर इसीलिए सरकार काम लगातार करती रहती है। नोट, भारत सरकार का लक्ष्य 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8180 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करना है। यह भी इसका सरकार का उद्देश्य है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में इसका उल्लेख किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य स्कूलों और उच्च शिक्षा के विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। यानी कि अब आप कोई भी किताब है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एक डिकोड एग्जाम की एक किताब है, अब इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि इस किताब को हम क्या करें, इसको स्कैन आदि करके डिजिटाइज रूप में कर दें, पीडीएफ में कर दें, बार कि लैपटॉप, फोन, आईफोन कहीं पर भी खुल जाए, अपना आराम से पढ़ सको। तो बहुत सारी किताबें आदि हैं जो पुरानी किताबें हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया जाए, तो ये एक अच्छा प्रयास है निश्चित तौर पर। हालांकि किताबों को पढ़ने का शौक अलग से रखिएगा, डिजिटल रूप में पढ़ना और किताबों को लेकर के पढ़ना दोनों में बड़ा अंतर होता है, ठीक है। नोट, भारतीय भाषा पुस्तक योजना अस्मिता योजना पर आधारित है, ठीक है, और अस्मिता का फुल फॉर्म यहां पर लिखा है, आप इसको एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए, अस्मिता योजना का आरंभ 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। यूजीसी जिसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, है ना। अगले 5 वर्षों में 22 भाषाओं में 1000 पुस्तकें तैयार करना है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार हो जाएंगी अपने आप में। तो ये लक्ष्य बड़ा रखा गया सरकार की तरफ से। कपास उत्पादकता मिशन, केंद्रीय बजट में जो 25-26 का उल्लेखित 5 वर्षीय मिशन है। ये कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाना तथा लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा देना है। बजट आवंटन इसके लिए 500 करोड़ रुपए किया गया है। उत्पादकता लक्ष्य इसका रखा गया है वर्तमान 450 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ा करके 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का। नोट, भारत वर्तमान में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ये पॉइंट आपके लिए हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भारत जो क्या है वर्तमान में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक भी, यानी कि प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है और निर्यात भी हम सबसे ज्यादा करते हैं कपास का, ठीक है। भारत के शीर्ष कपास राज्यों की हम बात करते हैं तो यह भी इंपॉर्टेंट है। उन शीर्ष राज्यों में आपका क्या हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, यानी कि 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कपास का उत्पादन खूब बेहतर ढंग से किया जाता है। टॉप 3 स्टेट हैं कपास के मामले में, उत्पादन के मामले में। पीएम धन धान्य कृषि योजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित बजट में इसका उल्लेखित किया गया है। उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फसल विविधीकरण आजकल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से भी उत्पादकता क्षमता डाउन होती है। तो सरकार का लक्ष्य कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जाए और फसल विविधीकरण पर फोकस किया जाए विशेष तौर पर। यह योजना निम्न उत्पादकता वाले
100 जिलों को लक्षित करती है। लाभार्थी लगभग 1.7 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और कार्यान्वयन किसके द्वारा होगा, तो कार्यान्वयन दरअसल राज्यों के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा होगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2018 में नीति आयोग के द्वारा 112 अल्प विकसित जिलों के साथ शुरू किया गया था। यानी कि आकांक्षी जिलों में उन जिलों को रखते हैं हम जिसमें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा आदि की क्या है कमी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आकांक्षी जिलों की हम बात करते हैं, जैसे श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, उधर बुंदेलखंड के कुछ एरिया हो गए, ये सब क्या है आकांक्षी जिले हैं जहां पर सरकार बहुत व्यापक स्तर पर काम करती है उनके लिए। ठीक है, चलिए ज्ञान भारतम मिशन ये क्या है, तो केंद्रीय 25-26 बजट 25-26 में इसका उल्लेख किया गया था। क्या उद्देश्य है इसका, उद्देश्य है शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों एवं पुस्तकालयों में संरक्षित 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना। यह एक बड़ा जो है क्या कहते हैं अपने आप में क्या है एक योजना है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 में शुरू किया गया। इस मिशन के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन भी इसमें किया गया है, तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टिक लगा लीजिएगा इसको भी। यानी कि 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 34,300 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन से अगले 7 वर्षों के लिए आरंभ किया गया है इसको। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका, उद्देश्य है क्रिटिकल खनिज में आयात निर्भरता कम करना, स्वच्छ ऊर्जा तथा राष्ट्रीय रक्षा के लिए आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। और अवधि की अगर बात करते हैं तो 2024-25 से 2030-31 तक जो है इसका मामला होगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अगर वन लाइनर समसामयिक की अगर हम बात करेंगे तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की गई है टाटा स्टील के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट अगले इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में सिर्फ स्थान प्राप्त करने वाली कंपनी, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कंपनी होगी ना, सैमसंग होगी। भारत का पहला MSCI इंडिया ETF लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा के द्वारा। ये सब क्या है, वन लाइनर फैक्ट है आपके लिए। लास वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड का खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम अश्वेत महिला कौन सी हैं, तेजगे गायले हैं, दक्षिण अफ्रीका की हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किससे प्राप्त हुआ है, तो मनु भाकर को। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। हाल ही में भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो ज्ञानेश कुमार हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको जो है छोड़ना नहीं है। ये जहां से फैक्ट स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, ये देखो ये सारे। चलो 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 के बारे में अगर बात करेंगे तो फरवरी 2025 में कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, अमेरिका में आयोजित किए गए थे इसको। प्रमुख पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे इसमें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नाइट लाइक अस को, एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर बोयंसे, सॉन्ग ऑफ द ईयर नाइट लाइक अस केंड्रिक लैमर, वेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है, चौपल रोवान। और इसमें भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए वेस्ट न्यूज एम्बिएंट श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये भी है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, ये कर लीजिए, टिक आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। BCCI पुरस्कार 2023-24 बॉस क्या है, 31 जनवरी 2025 को घोषित किया गया। पॉली उमरीगर पुरस्कार पुरुष में जसप्रीत बुमराह को दिया गया। पॉली उमरीगर पुरस्कार महिला में स्मृति मंधाना को दिया गया। और कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया। इतने फैक्ट भी आपके लिए क्या थे, महत्वपूर्ण थे बॉस, याद रखिएगा। ओके, चलिए गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार, तो प्रथम स्थान आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश को मिला। और ये क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जानते होंगे अल्टीमेटली कि उत्तर प्रदेश की झांकी आजकल फर्स्ट पे आ ही रही है विशेष तौर पर। तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के नाम पर थी। द्वितीय स्थान पर त्रिपुरा रहा है खर्ची पूजा के नाम पर। तीसरा आंध्र प्रदेश को मिला पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने के लिए। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू कश्मीर राइफल दल केंद्रीय मंत्रालयों में सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ये सब चीजें जो है आपको यहां पर देखने को मिलता है इस गणतंत्र दिवस परेड में। बस ये फैक्ट ज्यादा पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी किसका मिला सम्मान।
बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन ये भी चर्चाओं में रहा है। 7 से 11 फरवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया इसका, और इसके थीम क्या थी कि बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। ये क्या थीम है इसकी? तो बिम्स्टेक की महत्ता क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ऐसा प्रश्न भी आपके मुख्य प्रश्न पूछ सकता है। साइक्लोन ये क्या है? भारत और मिस्र के मध्य 10 से 14 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था। साइक्लोन क्या है ये? यह एक अभ्यास है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में रेंज में होता है और 14 से 14 दिनों तक चला ये। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को क्या करना है? मजबूत करना है। ये इस साइक्लोन 2025 जो है इसका क्या है? अल्टीमेटली क्या है इसका वो है उद्देश्य है। ये एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम बात करेंगे तो नंबर 1 पॉइंट क्या है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 63.45 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से बढ़कर के कितना हो गया है? 2024 में 48.8% हो गया है। ये जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है, मतलब कि सोशल जो सिक्योरिटी है जो लोगों को, वो ज्यादा बढ़ी है अपने आप में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत में बेरोजगारी पर वर्ष 2017-18 के 6% से घट करके 23-24 में कितनी हो गई? मात्र 3.2 हो गई, यानी कि 50% से ज्यादा जो है गरीबी को हमने क्या किया? डाउन किया। यह भी अपने आप में सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाला भारतीय राज्य कौन सा है? बिहार है 44% के साथ में। और सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाला देश कौन सा है? वो है आपका अमेरिका है अपने आप में। तो ये भी पॉइंट आपको दोनों तरीके से याद रखना है। तो ये सोना खूब है भैया अमेरिका के पास। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो इसका आयोजन स्थल हेलोंग जियांग प्रांत हार्बिन चीन में हुआ है। 7 से 14 फरवरी 2025 के मध्य में हुआ है। 34 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। शुभंकर जो इसका रहा है क्या रहा है? बिनबिन और निने, यानी कि दोनों चीन के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या है? बाघ हैं। कौन? बिनबिन और निने। ये क्या है? शुभंकर रहा है किसका? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल के 2025 का। शीर्ष स्थान चीन 85 पदक, जिसमें से 32 स्वर्ण, 27 रजत और 26 कांस्य रहे हैं। भारत ने कोई पदक इसमें नहीं जीता। चलिए 10वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन 2029 में अब कहां पर किया जाएगा? सऊदी अरब में किया जाएगा बॉस। तो ये पॉइंट भी आपके लिए हो जाएगा क्या? महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए अब छोटा सा आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक नया हमारा कोर्स फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। प्री प्लस मेंस प्लस आप का सीसैट हिंदी जो कुछ भी होता है सारे सेगमेंट कराए जाएंगे। बायलिंगुअल नोट्स आपको दिए जाएंगे और इसके अलावा इसमें प्रॉपर गाइडेंस आदि भी आपको दिया जाएगा। एक अच्छी चीज आपको उसमें मिल सकती है, एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा। इसके लिए आप पीसीएस लेकर के दिए गए नंबरों पर आप जो है संपर्क यहां पर कर सकते हैं 8604409201 पर, ठीक है। बाकी कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है कुछ भी पढ़ाई लिखाई से लेकर के, तो आप सीधे इन्हीं नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक हम लोग मार्च की तैयारी कर लें, यानी कि जनवरी का जो हमने करा दिया सेगमेंट उसको कर लीजिएगा, फरवरी का कर लीजिएगा, मार्च का हम लोग कल परसों में उसको दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी
चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।